हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस का नियम की व्युत्पत्ति यानी गाउस का नियम का डेरिवेशन। तो टॉपिक है हमारा गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन, ठीक है। यानी गाउस ने जो नियम दिया था कि किसी बंद पृष्ठ में अगर आवेश है तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला टोटल, ठीक है, निर्गत फ्लक्स कितना होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल फ्लक्स को अगर हम फाई माने तो फाई इज इक्वल टू आता है जो उसके अंदर आवेश है और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों के अनुपात को अगर हम कैलकुलेट करें तो वही होगा इससे निकलने वाला फ्लक्स। यानी टोटल एक बंद पृष्ठ से इतना फ्लक्स निकलता है। ये जो फ्लक्स है इसकी जो क्वांटिटी है ये न तो इसकी शेप पर डिपेंड करती है, आप किसी भी शेप लें, अगर ये आवेश अगर त्रिभुज के अंदर है, ठीक है, तब भी सेम आपको फ्लक्स मिलेगा। अगर ये किसी आयत के अंदर है, ठीक है, तब भी आपको सेम फ्लक्स मिलेगा। ना तो ये इस पर डिपेंड करता है ना इसकी लोकेशन भी डिपेंड करता है। हमने देख ही लिया इसके महत्वपूर्ण तथ्य में कि अगर ये शेप में अगर ये इस कोने पर है तब भी इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा उसमें चेंज नहीं आएगा। और नहीं, अगर मान लीजिए कि ये क्यू है, अगर हम Q/2 और Q/2 के दो ले लें तब भी जो निर्गत फ्लक्स होगा उसमें डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमें नेट आवेश से मतलब है, इसके अंदर नेट आवेश कितना है। अगर दो प्लस के एक माइनस के एक है ना, दो माइनस के एक प्लस के, नेट जितने भी आएगा हमें वो आवेश रखना है। तो यहाँ पर आएगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा क्यू, जितना नेट अंदर आवेश है। हमने एक ही लेता है इसलिए क्यू लिया था, अगर बहुत सारे आवेश है तो आप नेट ले सकते हो उसका। तो गाउस का नियम ये था कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर नेट आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब इसकी व्युत्पत्ति में करनी है तो उसके लिए हम एक सरफेस के अंदर एक आवेश मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो हम इसके लिए पहले एक बंद पृष्ठ में एक आवेश लेते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति यानी हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया और उसके अंदर एक आवेश ले लिया, मान लीजिए क्यू ले ली, ठीक है। तो हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के इस पूरे बंद पृष्ठ से निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो छोटा सा टुकड़ा है इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली मैं उसको ओनली इस एक लाइन से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में निकली, इसको ई नाम दे देते, यानी विद्युत क्षेत्र निकल रहा है ई इस डायरेक्शन में। पर इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ओनली सरफेस से निकलना बताते हैं, ठीक है। वैसे निकल तो यहीं से रहा है, ठीक है, पर मैं इसको ओनली यहाँ से दिखा ताकि क्लियर दिखे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस डायरेक्शन में, और हमने जो ये एरिया लिया है डी ए, छोटा सा एरिया, तो ये किसी डायरेक्शन में हो सकता है अगर इसको लंबे डाले तो हम एरिया का डायरेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसको नाम देते हैं डी ए। हमें निकालना है इस एरिया को इसी के डायरेक्शन में, क्योंकि जो फ्लक्स अगर इसका डायरेक्शन इसी दिशा में होगा, अगर हम इसके परपेंडिकुलर रखेंगे, अगर एरिया का डायरेक्शन भी ये होगा तब जाके फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इससे निर्गत फ्लक्स तभी निकलेगा अगर ये इंक्लाइंड हुआ किसी प्लेन पर। मान लीजिए ये इस तरह से एरिया है, ठीक है, तो उससे जितना ही फ्लक्स निकल रहा है ये उतना, अगर ये इस डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है, मान लीजिए डायरेक्शन ये, तो ये जो एरिया है अगर मैं इसको ओनली वर्टिकल लूँ, इसको यहाँ मिलाते हैं, ठीक है, इसको मिला रहा हूँ मैं यहाँ। तो एरिया को आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करें है आप ये वाला, ठीक। तो जो रिजल्टेंट जो आपको जो इफेक्टिव एरिया होगा वो यही वाला होगा, फ्लक्स इसी से पास होगा। इससे जो भी निकल रहा है, ठीक है, इससे जो भी निकल रहा है अगर आप उस एरिया को इसके डायरेक्शन में लेंगे, जिसका कोस निकालेंगे, ठीक है, तो ये वाला एरिया आएगा। तो हमें जो फ्लक्स मिलता है वो परपेंडिकुलर जब निकलता है फ्लक्स तभी मिलता है, ठीक है। तो हमें एरिया को इसके डायरेक्शन में लेना होगा। तो हम एरिया को लेते हैं, अगर मान लीजिए ये फाई एंगल पर है, ठीक है, ये फाई एंगल पर मान लीजिए, तो यहाँ से कितना होगा
डी ए कोस फाइव। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही तो होता है कि इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके फिर मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से फ्लक्स बराबर आएगा डी फाइव इज इक्वल टू आएगा, हमने फाइव ले लिया, इसको थीटा ही लेते हैं। ठीक है, फिर कन्फ्यूजन आएगा कि हमने फ्लक्स को फाइव ले रखा है, तो इसको थीटा लिखते हैं ओनली। ठीक है, मान लीजिए थीटा एंगल। तो यहाँ से आएगा ई, ठीक है, डी ए कोस थीटा। ठीक है, मैं ओनली इसके मैग्नीट्यूड से काम है तो इसको डायरेक्ट यही सब इस तरह से लिख सकते हैं, ई डी ए कोस थीटा। तो क्या, इस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, इस एरिया से निकल रहा है, तो इस एरिया को मान लीजिए मैं अगर यहाँ से मिलाऊं, ठीक है, तो मान लीजिए ये बना रहा है डी ओमेगा, एक सॉलिड एंगल बना रहा हूँ ये, क्योंकि एक एरिया सॉलिड एंगल बनाता है। अगर आपको सॉलिड एंगल समझ में नहीं आता तो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने सॉलिड एंगल के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है। उससे आपको सॉलिड एंगल, कोई एरिया, यानी जब भी कोई एरिया किसी सेंटर पर एंगल बनाता है तो उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, उसको स्टेरेडियन से दिखाते हैं मान। ठीक है, तो ये मान लीजिए डी ओमेगा स्टेरेडियन एंगल बनाना है। ठीक है, तो हमें निकालना है इस पूरे पृष्ठ पे निकलने वाला। तो हमने एक छोटे से पृष्ठ से निकाला है, तो हमें निकालना है पूरे पृष्ठ से। तो ऐसे छोटे छोटे जितने भी एंगल ये होंगे, एरिया, इसके पास वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, इन जब को जब हम सबको ऐड कर देंगे तब हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये तो हो गया छोटा सा फ्लक्स। तो हमें करना होगा इसका क्लोज लूप इंटीग्रल। ठीक है, यानी हम जहाँ से चले वापस इंटीग्रेशन करते करते वहीं आएंगे, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आएगा ई डी ए कोस थीटा, इस तरह से। तो इससे तो मिलेगा टोटल फ्लक्स, तो इसको हम फाइव लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो एरिया ये है, इसको लिख सकते हैं ई को वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, क्योंकि अंदर आवेश क्यू है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लीजिए ये है आर डिस्टेंस पर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया ई, और डी ए यहाँ पर वैसा ही है, और कोस थीटा भी इस तरह ही, और इसका हो रहा है इंटीग्रेशन। अब जो राशि यहाँ से यहाँ तक चलने में चेंज नहीं हो रही उसको ले लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर। तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, क्यू भी चेंज नहीं होगा, तो ये सब राशि तो बाहर आ जाएगी। आर चेंज हो रहा है क्योंकि आर की शेप अलग है, तो आर हर बार चेंज होगा, आर भी चेंज हो रहा है। एरिया तो हम सेम ले रही है, ठीक है, पर एरिया का जो ये एंगल है, कहीं कहीं किसी डायरेक्शन में एंगल का जो ये आपको डायरेक्शन लेंगे थीटा, ये चेंज होगा, तो इसलिए ये भी बाहर नहीं आ सकता। तो जो जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लेते हैं पहले। तो यहाँ से आएगा फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, तो बाहर आ गया, और यहाँ बचेगा ओनली डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस देखिए स्टूडेंट, ये डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है, जो डी ए कोस थीटा का अगर हम ये क्लोज लूप इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा पूरे, ये एक स्फेयर के एरिया के बराबर। अगर इसको देखेंगे तो ये आएगा फोर पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर कटेगा, यानी ये एक स्टेरेडियन कोण है। अगर आप ढंग से देखें आप, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ये एरिया अपॉन आर स्क्वायर ये होता है स्टेरेडियन कोण के बराबर। तो ये जो क्लोज लूप इंटीग्रल बनेगा, ठीक है, यानी अगर ये छोटा सा एरिया है, जब इसका क्लोज लूप इंटीग्रल करेंगे तो पूरा जो एंगल होता है, यानी इस शेप में जब हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे और वापस वहीं पे आएंगे, तो पूरा एक राउंड काटने पर पूरे क्लोज लूप में कितना एंगल बनता है, हमेशा फोर पाई एंगल बनता है। ये भी मैंने इसके पहले वीडियो में दिखा रहा है कि एक स्पेयर में अगर हम पूरे एरिया को सेंटर से देखें तो सेंटर पर बनने वाला कोण होगा फोर पाई का, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर पाई, क्योंकि एक ठोस कोण है, ये जो एक्सप्रेशन है ठोस कोण का है, उसका क्लोज लूप इंटीग्रल लग रहा है, यानी पूरा बंद पृष्ठ का, पूरा बंद पृष्ठ कितना एंगल बनाता है वो ये ठोस कोण का एक्सप्रेशन है, तो इसकी जगह आ जाएगा फोर पाई। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं पहले। तो यहाँ पर आएगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर,
का क्लोज लूप इंटीग्रल ये बराबर होता है 4 पाई। हमेशा जब भी कोई क्लोज एक बंद पृष्ठ होगा तो उसको हमेशा 4 पाई का एंगल बनेगा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम 4 पाई। तो यहाँ से आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह आ गया 4 पाई। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास क्यू अपॉन, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई के ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही गॉस का लॉ था कि एक बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलता है, वो आता है आवेश और निर्वात में विद्युतशीलता के रेशियो के बराबर। और अगर एक से ज़्यादा आवेश हो तो आप यहाँ नेट ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक ही आवेश था तो इसलिए क्यू लेकर ये बना लिया। अगर इसमें एक से ज़्यादा आवेश हो तो आपको सबका नेट ले लेना है कि प्रभावी आवेश कितना है। ठीक है सर। तो हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, और इससे हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करते हैं कि अगर आवेश अलग अलग फॉर्म में हो तो उसका फ्लक्स कितना कैलकुलेट होगा और कैसे होगा। तो इसको मिटाते हैं और एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना है गाउस के नियम से बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। यानी मान लीजिए एक बिंदु आवेश है Q, इससे कुछ r डिस्टेंस पर, यानी इससे r डिस्टेंस पर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश Q नोट मान लिया, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा हमें वो निकालना है। तो जो परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमें एक तरह से निकालना है कि हमें इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है, पर किससे करना है, गाउस के नियम से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको मिटाते हैं, एक लेते हैं आवेश यहाँ पर। ठीक है, हमें निकालना है r डिस्टेंस पर, यहाँ पर Q आवेश हमें इस पॉइंट पे निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस आवेश की वजह से जितना फ्लक्स निकलेगा किसी बंद पृष्ठ से, हम पहले उसको करते हैं। तो उसके लिए ये जो r डिस्टेंस है इसी को रेडियस मानकर हम एक 3D गोला बनाते हैं, यानी एक स्फीयर बनाते हैं। हमने एक स्फीयर बनाया, उससे क्या होगा कि अब ये आवेश एक बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। ठीक है, अब बंद पृष्ठ के अंदर आ गया, हमें निकालना है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी, इस दिशा में। और इस पॉइंट पर हम ऐसे ही करते हैं, छोटा सा एरिया ले लेते हैं, एरिया ही आएगा क्योंकि ये गोला है। तो यहाँ पर एक एरिया लेंगे, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि किसी भी गोले में किसी भी सरफेस पर आप किसी पॉइंट पर ले लिए सरफेस, अगर उसका एरिया निकालेंगे आप, तो एरिया का डायरेक्शन होगा जो रेडियस से उसको मिलाने वाली लाइन में, यानी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो एरिया होगा डी ए, उसका डायरेक्शन भी यही होगा। तो उससे क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो विद्युत बल रेखा है, और जो एरिया है उसका डायरेक्शन दोनों का एक है। तो इस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स जो कि इसी के डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमें फ्लक्स निकालना है डी फाई, क्योंकि छोटे से एरिया से, तो डी फाई इज इक्वल टू आएगा ई डॉट डी ए, इस तरह से लिखते हैं। और हमें पता है कि जो जिस डायरेक्शन में हमें ये इंटेंसिटी है उसी डायरेक्शन में एरिया भी है। तो यहाँ से आएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि ई डॉट डी ए क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू, अगर ई डॉट डी ए को सोल्व करेंगे तो आएगा ई डी ए कोस थीटा। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए डी फाई हमको मिलेगा ई डी ए। अब हमें पूरे इससे निकालना है, पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है। तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने से। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे पूरे का, तो ये तो डी फाई तो फाई हो जाएगा, और यहाँ करेंगे हम इंटीग्रेशन ई डी ए का। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने बनाया स्फीयर। अब स्फीयर है फिक्स डिस्टेंस है, पूरा आप पूरे राउंड इसका काट लीजिए। ठीक है, स्फीयर में पूरी सरफेस में हमेशा ये रेडियस चेंज होगी। तो जब तक डिस्टेंस चेंज होगी तब तक इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो इंटेंसिटी यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो ये ई तो बाहर आ गया। क्लोज लूप इंटीग्रल करना है डी ए का। ठीक है, अब डी ए का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, यानी पूरा जो ये स्फीयर है इसका एरिया आएगा, क्योंकि छोटे से एरिया कर रहा है। और पूरा आपने इंटीग्रेशन कर, यानी पूरे स्फीयर का क्षेत्रफल निकालना। तो पूरा स्फीयर का क्षेत्रफल क्या आता है, वो आता है 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा आर लिया है, 4 पाई आर स्क्वायर आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आती है, क्योंकि ये डी ए बराबर आता है
4πr²। तो इसलिए हमने लिखा है ई इंटू 4πr², फाई इज इक्वल, और फाई को लिखते हैं हम गाउस के नियम से लिखते हैं कि पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फाई बराबर आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। हमें निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी, तो यहाँ से आएगा ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। ये हमें एक जनरल इक्वेशन मिल गई है, यानी जहाँ जहाँ इसमें आर की ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, वहाँ वहाँ क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। वो कब होगी, अगर हम अंदर की तरफ बढ़े, इसमें जितना जितना पास आएंगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक पॉइंट की वजह से, यानी पॉइंटेड आवेश की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर जो तीव्रता आती है वो इस तरह से दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी बात एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि गोले पर अगर आवेश हो तब उसका कैसे करेंगे, तो इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक है आवेशित खोखले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें गाउस का नियम का यूज करके। तो मानते हैं कि ये गोलीय कोश है जो है आर त्रिज्या का, ठीक है, इस पर आवेश, ये आवेशित है, हमें निकालना है इसकी वजह से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए इस बिंदु पर निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर। हमें पहले इसकी त्रिज्या हटा देते पहले, हमें निकालना है इस बिंदु पर। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गाउसियन सरफेस बनाएंगे, यानी एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। वो किस तरह से होगा, हम एक स्फीयर बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमें निकालना है इस आर डिस्टेंस को, यानी हमें निकालना है यहाँ से इतनी, जो आर डिस्टेंस है इस पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने एक गाउसियन सरफेस मानी, और इस सरफेस पर हम एक छोटा सा एरिया मानेंगे, ठीक है, ये एक छोटा सा एरिया, इस एरिया पर इंटेंसिटी क्या होगी, क्योंकि ये आवेशित गोला है, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जो इसके सेंटर को आगे बढ़ाते हुए, सेंटर से इस रेडियस को आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट से निकालते हैं, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। और जो एरिया है, क्योंकि एरिया हमने एक गोले पर माना है, तो गोले का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा, जो त्रिज्या से इस सरफेस को मिलाते हुए अगर आगे बढ़ाए, तो इस डी ए एरिया का डायरेक्शन भी यही होगा, ठीक है। हमें निकालनी है यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, ठीक है, पहले हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम उस फ्लक्स को पूरे गोले पर मानेंगे, तो हमें बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स मिल जाएगा। तो हम पहले उस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू आएगा यहाँ से ई डॉट डी ए। तो हमने जो सरफेस मानी है उसकी वजह से ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से क्या आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। क्यों आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। और यही होता है डी फाई इज इक्वल टू, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट आए तो ये आएगा ई डी ए कोस थीटा। कोस थीटा 1 है, कोस 0 1 है, तो यहाँ से आएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए। हमें निकालना है पूरे पृष्ठ पर, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। हमें वापस वही मानना है, क्योंकि ये त्रिज्या ये समान है पूरे गोले पर, यानी डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है। तो जो फ्लक्स है, यानी जो सॉरी ये जो विद्युत क्षेत्र है इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसको लेंगे बाहर,
तो यहाँ से वापस आएगा डी फाई इज इक्वल टू ई, और ये आएगा डी ए। और अगर इसका क्लोज लूप इंटीग्रल करें वापस, ठीक है, ये क्लोज लूप इंटीग्रल करेंगे यानी पूरी सरफेस पर निकालेंगे, तो ये डी ए वापस क्या आएगा, यानी डी ए इज इक्वल टू आएगा वापस 4 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ छोटा आर आएगा क्योंकि हमने ये गॉसियन सरफेस से बड़ी ली है ना, तो इसकी त्रिज्या इसके स्मॉल आर लिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे डी डी फाई नहीं रहेगा, ये हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू आएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सेम उसी तरह एक्सप्रेशन आ रहा है जिस तरह हम बिंदु आवेश मानकर कर रहे थे, उसी तरह से आएगा इसमें भी, सेम प्रोसेस वो की हुई चल रही है इसमें भी। तो यहाँ से आएगा, हमने वापस से गॉसियन सरफेस में अगर बंद पृष्ठ में आवेश हो तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें क्या नए नए केस बनते हैं, कैसे, मान लीजिए कि हमने ये बाहर माना है, ठीक है, तो केस नंबर 1 में अगर मान लीजिए केस 1 में कि इस गोले से बाहर हो, तो बाहर हो अगर पॉइंट, तो ये हमने बाहर ही माना है, तो उसकी वजह से तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि हमने आर मानी है बाहर, ठीक है, क्योंकि ये इससे दूर है, तब तो ये आएगा। अगर ये सरफेस पर हो, केस 2, अगर ये सरफेस पर हो यानी ये वाला पॉइंट इसी गोले पर आ जाए, जिस गोले पर आवेश है अगर उसी पर आ जाए, तो हमने ये जो गोला था इसकी मानी थी हमने कैपिटल आर, तो यहाँ क्या होगा उस स्थिति में, ये जो स्मॉल आर है ये यहाँ से छोटा होता होता ये क्या बन जाएगा, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर, तो इस केस में आएगा ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी सरफेस पर इतना इंटेंसिटी होती है इस विद्युत क्षेत्र की। ठीक, ये इस तरह से है। अब मान लीजिए ये पॉइंट इसके अंदर हो, यानी जिस गोले पर आवेश अगर उसके अंदर आ जाए तब क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, पहले इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट केस 3 में देखा हमने कि केस थर्ड क्या बनता है हमारा, अगर ये जो आर है, आर छोटा हो, यानी छोटा हो इस वाले आर से, ठीक है, यानी ये जो हमने जो डिस्टेंस ये इसके सरफेस के अंदर है, यानी ये वाला बड़ा आर से ये वाला छोटा हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, अब इस केस में ये वाला बन जाएगा, ये तो गोला है और आवेश यहाँ है, हमें निकालना है, मान लीजिए हम इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तब हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस मानेंगे इस पॉइंट पर, तो हमें गाउसियन सरफेस माननी है, अगर हमें यह निकालनी है तो इस पॉइंट को मानते हुए इस पॉइंट से निकालें, हम गाउसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये गोला तो ऐसे ही है, ये बड़ा वाला जिस पर चार्ज है, और हम इस पॉइंट से निकालते हुए ये इस तरह से गाउसियन सरफेस बनाएंगे। हमें ये इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस तरह हमने गाउस का नियम देखा है कि अगर हमें इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, तो हम अंदर जितना आवेश होता है, यानी पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, जो जितना अंदर आवेश है, पर अंदर इसमें आवेश नहीं, आवेश सारा है बाहर की तरफ, यानी हमने जो गाउसियन सरफेस बनाई है उसके अंदर आवेश नहीं है, तो जब आवेश नहीं है तो हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो क्या आएगा, जीरो। क्यों आएगा, क्योंकि क्यू बराबर जीरो है गाउसियन सरफेस के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी ई इज इक्वल टू ये जीरो आई। ठीक है, वो कैसे आई, हमने अंदर निकालना था तो हमने क्या किया, इसको सेंटर कर मान के हमने गाउसियन सरफेस बनाई इस पॉइंट से निकालते हुए, तो हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, पर हमने देखा कि गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज सारा कहाँ है, बाहर है, गाउसियन सरफेस के बाहर है, तो उसकी वजह से जो हमने गाउसियन सरफेस बनाई थी उसके अंदर चार्ज नहीं था, अगर चार्ज नहीं है तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी जीरो, यानी अंदर इससे निकालने वाला फ्लक्स जीरो होगा, अगर फ्लक्स जीरो है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो आएगी। ठीक है, तो हमने इसमें तीनों तरह के केस देखे,
इसके बाद हम इसमें जो कुछ और एग्जाम्पल है जिसमें ठोस गोला होगा और प्लेट होगी, उस तरह के और भी एग्जाम्पल करेंगे और उसका अप्लाई करेंगे इसमें गाउसियन सरफेस लगाकर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही, वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।